देश में जम्मू कश्मीर के पहले चरण का चुनाव हो चुका है। हरियाणा के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन हरियाणा के चुनावों से पहले हम देख रहे हैं बीजेपी के कई नेताओं का विरोध हरियाणा के कई गांवों में देखने को मिल रहा है। नेता गांव के अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। नेताओं से लोग पिछले 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से सरकार ने बर्बरता दिखाई थी, तो उसका एक तरीके से कहा जाए कि यहां पर बीजेपी पार्टी को बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि कई जगहों पर नेताओं को गांव में भी घुसने नहीं दिया जा रहा है। और इस बीच में हम देख रहे हैं कि बीजेपी के कई नेता अपनी बदजुबानी से बाज नहीं आ रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कहीं से लेकर कहीं तक भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। कोई बीजेपी का नेता ये आकर कह देता है कि राहुल गांधी की जुबान काट देनी चाहिए, कोई कहता है कि राहुल गांधी की जुबान ही जला देनी चाहिए, कोई उन्हें आतंकवादी कह देता है और कहते हैं कि जो नेता आतंकवादी कहते हैं वो कहते हैं कि हम इसे मीडिया के आगे तो बोल रहे हैं, अब इस बात को हम संसद में भी कहने से गुरेज नहीं करेंगे। तो सोचिए बीजेपी पार्टी की राजनीति का स्तर दिन प्रतिदिन कितना गिरता जा रहा है और किस तरीके से उसकी साख पर आंच आ पड़ी है, एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि अभी बीजेपी पार्टी के लिए जहां हरियाणा और जम्मू कश्मीर के 2 मुख्य चुनाव हैं, इस बीच में बीजेपी पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाली एक और बड़ी खबर सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के अंदर से बीजेपी पार्टी या कहे कि एनडीए के कुनबे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां बीजेपी पार्टी हो या फिर एनडीए के कुनबे की लगातार बढ़ने की बात की जाती है, वहीं इस एनडीए के कुनबे को छोड़कर कई नेता जो है अब वो टाटा बाय बाय कर कांग्रेस पार्टी का हाथ थामते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए। कांग्रेस ने दिया एनडीए के इस पार्टी को बड़ा झटका। उपचुनाव से पहले 13 नेताओं ने थामा हाथ। देखिए, कांग्रेस, मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल में चन्नपटना के अंदर, जो कि कर्नाटक के अंदर एक विधानसभा है जिसकी सीट अभी हाल में खाली हुई है, कुमारस्वामी की तरफ से पहले वो इस सीट के अंदर विधायक थे, उनकी तरफ से इस सीट को छोड़ा गया और फिर उसके बाद वो मांड्या से चुनाव लड़ने चले गए और उनके सीट को छोड़ने के बाद ये सीट खाली हो गई। और अब इस सीट के चुनाव से पहले ही 13 लोग एनडीए के कुनबे को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो गए हैं। एक बार आप इस पूरी खबर को समझिए कि खबर के अंदर आखिर में क्या कुछ है और बीजेपी पार्टी के लिए कितना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है और बीजेपी के जो गठबंधन है कर्नाटक के अंदर उसके लिए कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। जनता दल सेक्युलर को कर्नाटक में एक बड़ा झटका लगा है। चन्नपटना सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल में जेडीएस के 16 में से 13 पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस तरह वो दल बदल विरोधी कानून से भी बच जाएंगे, क्योंकि एक साथ 2/3 पार्षदों ने पाला बदल लिया है। देखिए, कर्नाटक के अंदर जेडीएस और बीजेपी पार्टी के लिए एक मुश्किल की घड़ी आ चुकी है। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में जो नेता हैं वो जेडीएस को छोड़कर जा रहे हैं, एक तरीके से एनडीए को छोड़कर जा रहे हैं। तो कहा जाए कि एनडीए का कुनबा या फिर एनडीए के अंदर लोगों के जुड़ने की जो संख्या थी वो घटती जा रही है, कम होती जा रही है। अब इन सब चीजों का क्या असर है? जहां एक तरफ बीजेपी पार्टी कहती है कि हम देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने तो बस लोगों को लूटने का काम किया है। पिछले कई सालों का हिसाब उनसे मांगा जाता है। तो क्या ऐसे में बीजेपी पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनके नेता भी बीजेपी पार्टी से क्या खुश नहीं चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं? और जेडीएस के 13 नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं। और इस बीच में सोचिए, 13 नेताओं के जेडीएस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद दल बदल का कानून भी नहीं लगेगा, क्योंकि दल बदल का कानून लाया ही इसलिए गया था कि जो नेता इधर अपना फायदा देखकर इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में चले जाते हैं तो इससे पार्टियों को नुकसान होता है। लेकिन अगर वो 2/3 संख्या में अगर पार्टी को छोड़ते हैं तो दल बदल का कानून लागू नहीं होता है।
ये सामूहिक दल बदल चन्नपटना विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले हुआ। दरअसल चन्नपटना विधानसभा सीट एचडी कुमारस्वामी के मांड्या लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुने जाने के बाद खाली हुई थी। शिव कुमार, जो कि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, उन्होंने चन्नपटना उपचुनाव को व्यक्तिगत रूप से ले लिया है और वो अपने भाई डीके सुरेश की बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी जेडीएस गठबंधन के हाथों हार का बदला लेना चाहते हैं और 31 सदस्यीय चन्नपटना सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए 2021 में हुए चुनाव में जेडीएस के 16 कांग्रेस और बीजेपी के साथ और एक निर्दलीय उम्मीदवार पार्षद चुने गए थे। अब जेडीएस के 13 और एक निर्दलीय उमा के कांग्रेस में शामिल होने से पूरा समीकरण अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जहां एक तरफ कर्नाटक के अंदर हम देख रहे हैं कि जेडीएस के जो लोग थे वो एनडीए का कुनबा छोड़कर, जेडीएस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के अंदर शामिल हो रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र के अंदर से भी बीजेपी या कहे कि एनडीए के कुनबे को लेकर कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से अजीत पवार का गुट कमजोर होता जा रहा है और शरद पवार का गुट मजबूत होता जा रहा है, वो आप इस खबर को देखकर समझ सकते हैं। देखिए, खबर के अंदर आप देखिए, अजीत पवार को चुनाव से पहले ही झटका, ईश्वर बलबुद्धे शरद पवार के गुट में शामिल हुए। ईश्वर बलबुद्धे में आपको बता दूं 20 तारीख को यानी कल ही शरद पवार की पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। एक तरफ जहां अजीत पवार की स्थिति जो है वो वैसे ही महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों के बाद अच्छी नहीं मानी जा रही। बीजेपी पार्टी की तरफ से भी अजीत पवार के गुट को लेकर कोई खास खुशामदी नजर नहीं आ रही कि बीजेपी पार्टी आगे तक या महाराष्ट्र के चुनावों तक भी अजीत पवार को अपने साथ रखना चाहती है। और अजीत पवार को लेकर भी हम देखते हैं कि कई आरएसएस के नेताओं की तरफ से आरएसएस की कई पत्रिकाओं में भी उनके खिलाफ बहुत सी बातें कही जाती हैं। अब ऐसे में अजीत पवार की गुट के ही कई लोग अजीत पवार को छोड़कर शरद पवार के साथ जा रहे हैं। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है और ये पहला विधानसभा चुनाव होगा जब एनसीपी के दो गुट अजीत पवार और शरद पवार आमने सामने होंगे। एनसीपी में जब विभाजन हुआ था तब बलबुद्धे पार्टी के ओबीसी सेल के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। जब अजीत पवार ने शरद पवार से अलग होकर राजनीति शुरू की तो उन्होंने भी नए खेमे में जाने का फैसला लिया। अब उनकी एक तरह से घर वापसी हुई है। देखिए, सबसे बड़ी चीज समझने वाली बात यह है कि जो लोग शरद पवार को छोड़कर गए थे, अब वो भी कहीं ना कहीं अजीत पवार की महाराष्ट्र के अंदर स्थिति को समझ रहे हैं, भाप रहे हैं चुनावों को लेकर भी। क्योंकि देखिए, चुनावों से पहले नेता इधर भी जाते हैं, नेता उधर भी जाते हैं, लेकिन वो उस तरफ जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि उनका फायदा है या वो मजबूत स्थिति के अंदर वो पार्टी नजर आ रही है, उसके आने वाले समय में चुनाव जीतने की संभावनाएं हैं। अब ऐसे में ईश्वर बलबुद्धे, जो कि पहले ही शरद पवार गुट का हिस्सा रह चुके हैं, अब वो अजीत पवार को छोड़कर शरद पवार के गुट में शामिल हो गए हैं। लेकिन अब यह देखा जाएगा कि ईश्वर बलबुद्धे क्या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं या फिर पार्टी उन्हें कोई और काम देती है, किसी अन्य पद पर उन्हें काम करना पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी पार्टी के लिए चाहे चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, इन सभी चीजों के अंदर स्थिति कुछ ज्यादा खास होती नजर नहीं आ रही है। बहरहाल, आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। इसी के साथ ऑनलाइन न्यूज इंडिया को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।